नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन हो गया, लेकिन परिवर्तन जिस तरीके से हुआ सभी को चौंका दिया। महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे की सरकार स्थापित हो चुकी है। बाकायदा उन्होंने शपथ ले ली। साथ ही साथ डेप्यूटी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। और उससे पहले की पूरी कहानी, जैसा कि पूरी दुनिया जान भी रही थी, सबको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सरकार शिंदे के समर्थन से बनेगी, लेकिन यहां पर तो बीजेपी के समर्थन से शिंदे सीएम बन गए। एकनाथ शिंदे जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना में बगावत का रुख अख्तियार किया, इसके बाद ऐसा लग रहा था कि एकनाथ शिंदे का क्या होगा। फिर कई क्षण तो ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा, शरद पवार का क्या होगा, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, ये तमाम आगे चलकर इन पार्टियों में किस तरह का बिखराव दिखेगा। लेकिन हुआ वही जो संवैधानिक हिसाब किताब के हिसाब से अगर देखें तो उस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे कमजोर साबित हुए, एकनाथ शिंदे मजबूत साबित हुए। और बीजेपी का जो समर्थन लगातार मिलने के दावे हो रहे थे वही पूरी तरह से सच साबित हुआ। और अब महाराष्ट्र में राजनीति बदल चुकी है, सरकार बदल चुकी है, चेहरा बदल चुका है, नीतियां अलग अलग अब दिखेंगी। लेकिन कई सवाल इसके बाद ही बने रहेंगे कि महाविकास अघाड़ी का क्या होगा, उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ देने वाले विधायकों का क्या होगा, शरद पवार की राजनीति अब किस करवट लेगी, साथ ही साथ कांग्रेस सबसे कमजोर खेमा क्या साबित होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। अब ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया देखते हैं। की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। महाराष्ट्र के विषय पर अभी हमारे वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र, तो एक बार फिर से हम आपको अपडेट कर दें। महाराष्ट्र में सीएम बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। और अब उसके बाद जो खबर आ रही थी कि डेप्यूटी सीएम कौन बनेंगे, तो वही पूरी तरह से अपडेट हो चुका है कि डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के अब देवेंद्र फडणवीस हो गए। कई लोग इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि क्या डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए था, क्या एकनाथ शिंदे को बिना शर्त बीजेपी की तरफ से समर्थन दिया जाना चाहिए था। एक बड़ा सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी का एक बड़ा गेम प्लान चल रहा है महाराष्ट्र में, और अगर गेम प्लान है तो इसे सबसे बड़ा गेम प्लान कहा जा सकता है बीजेपी का महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां पर चारों खाने चित दिख रहे हैं उद्धव ठाकरे और उनके साथ देने वाले विधायक। उद्धव ठाकरे वैसे दावा कर रहे हैं कि शिवसेना उनका है, शिवसेना को फिर से वो मजबूत करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये भी बड़ा सवाल है कि क्या ठाकरे परिवार पर शिव सैनिकों का भरोसा जमा रहेगा। इस भरोसा को बढ़ाने के लिए उनकी तरफ से क्या कवायद की जाएगी, और क्या मातोश्री से बाहर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को निकलने का मौका मिलेगा। जहां तक एनसीपी की बात है तो जब बगावत शिवसेना के विधायकों की तरफ से हुई थी तब भी एनसीपी के तमाम विधायक एनसीपी पार्टी के साथ जमे रहे। ऐसा लग रहा था कि एनसीपी पूरी तरह से इंटैक्ट है, लेकिन अंदर अंदर की खबर यह भी आ रही थी कि एनसीपी के कई विधायक बागी नेताओं से मिल रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, फोन पर बातचीत कर रहे थे। ये जानकारी मीडिया के सामने आई। और कांग्रेस के कई विधायकों का भी यही हाल था। कांग्रेस भी डरी सहमी थी कि अगर महाविकास अघाड़ी खत्म हो जाएगा तो फिर कांग्रेस का क्या होगा। क्या कांग्रेस खुद को एनसीपी के बिना महाराष्ट्र में अपने आप को मजबूत रख पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। विश्वेंद्र जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त अजय अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। अजय अरोड़ा जी, आपका स्वागत है। विश्वेंद्र जी के पास में आ रहा हूं। विश्वेंद्र जी बताइए, देखिए सबको चौंका दिया है ना, एक चौंकाने वाली खबर। लगातार 1-2 घंटे से हम लोग चौंक ही रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग चला भी रहे थे बाकायदा कि बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी, देवेंद्र फडणवीस कैसे सरकार बना पाएंगी,
इसके बाद चौंकाते हुए उन्होंने समर्थन देने की बात कह दी कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। फिर बीच में खबर आई जेपी नड्डा की तरफ से बाकायदा कहा गया कि डिप्टी सीएम बनना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को। उस समय मीडिया को लग गया कि अब डिप्टी सीएम का भी चेहरा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब मुझे थोड़ा सा बताइए, इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान क्या लगता है कि एक एक करके फैसला लिया गया या पहले से सब कुछ सुनियोजित था कि करना क्या है, बस हम लोगों तक ये खबरें एक एक करके आ रही थी? विश्वेंद्र जी जरा बताइए सर। देखो गौरीशंकर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल लिया कि ये विशेष बात है कि घटनाक्रम अजीब अजीब होते रहे और ये केवल 2, 3 या 10 दिन से नहीं है जो पिछले 10 दिन से हो रहे हैं। ये पिछले 2.5 साल से ही ऐसा हो रहा है लगातार। आप अगर ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूंगा आपको कि देश की राजनीति में कुछ भी संभव है, ये तो बात ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कुछ हुआ लगातार, एक के बाद एक अप्रत्याशित डिसीजन सामने आए। जैसे शिवसेना और इसका गठबंधन था 2.5 साल पहले भाजपा का, वो बहुत लंबा गठबंधन था दोनों पार्टी का, वो टूटा, बहुत कम उम्मीद थी। टूटने के बाद उम्मीद ऐसी नहीं थी कि शिवसेना कभी भी एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ जाएगी, लेकिन वो भी हुआ। उसके बाद विधायकों की हकदौड़ हुई, कुछ विधायक की परेड की गई और बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनी कि विधायक टूटे गए। शरद पवार जी ने जो नेतृत्व उस समय किया तो वो बचा पाए और वो सरकार बन गई 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे जी को समर्थन दिलाने में। वो भी एक उम्मीद से अलग हुआ था। उसके अलावा मैं कहूँ, थोड़ा सा यहाँ देखने वाली बात है कि अपनी ही पार्टी के 9 से ज्यादा मंत्री और बहुत सारे विधायक वही विरोध करते हैं, ये भी एक बड़ी अजीब स्थिति हुई है। और उसके बाद जो टूटे, रखने वाले टूटे, उससे पहले बीच में घटना हुई, रात को शपथ ली गई 80 घंटे की मुख्यमंत्री फडणवीस के द्वारा, और अजीत पवार जी जिसकी उम्मीद कम थी वो डिप्टी सीएम बने थे। ऐसी स्थिति पिछले 10 दिन से होती रही और कल तो केवल ऐसी स्थिति कि सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनके 2 घंटे पहले 7:30 बजे से अप्रोक्स 5 बजे पीसी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने कि सरकार को एकनाथ शिंदे जी को हम समर्थन देंगे और हम बाहर से सपोर्ट करेंगे इनको और हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन केंद्र से आदेश गया, निर्देश गया, जिससे कुछ मैसेज जाता है। ठीक है, अप्रत्याशित हुआ, लेकिन कुछ तो घटना है, कुछ तो खास बात है, कुछ तो दिक्कत भरी बातें हैं। तो 2 दिन पहले दिल्ली आए थे फडणवीस जी, कुछ फैसले वहां हुए थे, लेकिन आजकल जो दिल्ली से वहां फैसले दोबारा गए आज और कल के बीच में, वो कुछ नए गए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया। लेकिन कुल मिला के सरकार चलेगी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नहीं विश्वेंद्र जी, संदेह ठीक है, अभी संदेह करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो अहम सवाल है कि क्या वाकई में सरकार चलेगी, क्या इस सरकार को सफल सरकार माना जाएगा, ये भी तो एक सवाल है ना कि 2.5 साल का ही मामला है बचा हुआ। 2.5 साल तक शिंदे सरकार के कार्यकाल में जो चुनौतियां आएंगी, है ना, बाकायदा बगावत करके उनकी पार्टी अलग हुई है, अब शिवसेना में भी एक तरह से एक अलग तरह का बिखराव दिखेगा। ये तमाम ऐसे झमेले हैं जिससे उबर पाएंगे एकनाथ शिंदे और आराम से सरकार चला पाएंगे। बीजेपी समर्थन करने की बात कह रही है, लेकिन क्या 2.5 साल तक बीजेपी का समर्थन इसी तरह से जारी रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब चाहिए। जी, निश्चित तौर पर 2.5 साल की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन उनके पास ज्यादा मजबूती नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के सहारे पर ही चलेंगे तो शिवसेना के या एकनाथ शिंदे के कंधे पे बंदूक होगी और चलाएगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसी स्थिति होगी। ये ऐसी संभावनाएं लग रही है मतलब। चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर में अब आऊंगा शिवेंद्र आपके पास कुछ और सवाल लेकर। इस वक्त कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरोड़ा साहब इस वक्त हैं। अरोड़ा जी स्वागत है आपका, सुन पा रहे हैं सर? जी गौरीशंकर जी, आप बड़े आज दुखी भी होंगे मुझे पता है अरोड़ा जी, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा होगा आपको। महाविकास अघाड़ी का भी फ्यूचर खत्म, और सबसे बड़ी बात है कि एनसीपी ही अगर कमज़ोर हो गई, महाविकास अघाड़ी कोई छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, एनसीपी पर ही बात कर लें, एनसीपी कमज़ोर मतलब कांग्रेस कमज़ोर। कांग्रेस का महाराष्ट्र में अब क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब तो सरकार रही नहीं है आप लोगों की, अब अगला कदम आप लोग का क्या होगा बताइए। गौरीशंकर जी, विपक्ष में बैठेंगे हम।
वहाँ की जनता, वहाँ के विधायकों ने चुना। हम विपक्ष में बैठेंगे, मजबूती से बात रखेंगे। और जिस प्रकार 2.5 साल महागाड़ी सरकार ने विकास किया, किसानों के ऋण माफ किए, कई काम किए, लेकिन ठीक है, अपने ही बागी हो गए तो क्या कर सकते हैं। और जिस तरह से बागी विधायक हैं, गौरीशंकर जी, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। बोलिए सर, बोलिए बोलिए, पूरी इजाजत है आपको। जो विधायक हमारे नहीं हुए, हमारे में उद्धव ठाकरे के नहीं हुए, हमारी सरकार के नहीं हुए, मुझे लगता नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे। क्योंकि जो पापा का नहीं हुआ वो चाचा मामा का नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी फितरत बन जाती है। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट, ऐसा राज्य है, जैसे अभी मैंने सुना विश्वेंद्र जी को, अगर किसी के कंधे पे आप बंदूक रखते हो तो उसका कंधा कितना मजबूत है ये भी देखना पड़ेगा कि उस बंदूक को कितनी देर तक वो उठा सकता है। अभी तो वो उठा रहा था, कभी गुवाहाटी लेके, कभी सूरत लेके, कभी गोवा लेके। तो अब मुझे लगता नहीं है कि भविष्य में ऐसा हो पाएगा। और जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था 5:30 बजे, जब आपने चैनल पे दिखाया, उन्होंने कहा था कि हम पर्दे के पीछे रहेंगे, सरकार में नहीं आएंगे। ये फैसला भी हाई कमान का था, केंद्र सरकार का था। शतरंज कहीं और से खेली जा रही है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे खिलौने की तरह हैं, चाबी ऊपर से भरी जाती है। जैसे चाबी भरते हैं केंद्र वाले, अमित शाह जी और या प्रधानमंत्री के कार्यालय से, या जो और वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, तो जब खिलौने की चाबी खत्म हो जाती है, खिलौना शांत हो जाता है। खिलौना वही बोलता है जो चलाने वाला होता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार पर रिमोट है, भारतीय जनता पार्टी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है 2.5 साल पहले, गौरीशंकर जी, जब शिवसेना और इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, इसी मुद्दे पे कहा था उद्धव ठाकरे ने कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री बने, सरकार बनेंगे। जब इन्होंने ठुकरा दिया था, आज क्या हुआ? आज तो क्षमा चाहता हूं, मैं हवलदार की बेइज्जती नहीं कर रहा, ये तो इंस्पेक्टर से हवलदार बना दिया इनको, अपना फडणवीस जी का। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पहले तो कहा जी पर्दे के पीछे रहेंगे, फिर वो मुख्यमंत्री बना दिया। ये प्रमोशन है, डिमोशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या किया इनके साथ, क्या किया जा रहा है। मतलब अगर सबसे बुरा हाल किया है इस राजनीति में और महाराष्ट्र में, गौरीशंकर जी, मतलब इस पूरे प्रकरण में, पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात कांग्रेस के लिए यही है कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम क्यों बन गए। बिल्कुल, हमें बड़ा अफसोस है, हमें बड़ा अफसोस है वाकई गौरीशंकर जी, हमें इतना अफसोस है। और मैं सर बताऊं मुझे क्या तकलीफ है, मैं तकलीफ बताता हूं आपको। पत्रकारों की एक भी अलग तरह की तकलीफ होती है। मुझे तो लगता है कि अगर एक सरकार चल रही है, बहुत सारी परियोजनाओं पे काम होती रहती है ना, बड़े फैसले लिए जाते हैं, अचानक सरकार बदल जाती है, सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है। मेरी तकलीफ तो ये है। और जनता को जब लगता है कि चलो अब नई सरकार आ गई, नया चेहरा आ गया, तो जनता उम्मीद पाल लेती है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो नए मुख्यमंत्री आए हैं वो मेरे लिए अब अच्छा काम करेंगे। अच्छा करेंगे नहीं करेंगे भी सवाल हो गया कि 2.5 साल में उनको मौका कितना मिलेगा। 2.5 साल तक क्या बीजेपी इसी तरह से समर्थन देती रहेगी? आपने एक अच्छी बात कही कि बागी तेवर वाले कभी भी बागी हो सकते हैं, ये भी तो एक संभावना है ना कि वो कभी भी बागी हो सकते हैं। और किस तरह का सामंजस्य है बीजेपी और बागी जो विधायक हैं शिवसेना के, इस बात को समझना जरूरी है। मैं थोड़ी देर के बाद बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त केसी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछूंगा। केसी जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं थोड़ी देर में आता हूं सर आपके पास। एक और मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, विनय जगदीश जांगिड़ जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनय जी स्वागत है सर आपका। जगदीश जी सुन पा रहे हैं? जगदीश जी आप सुन पा रहे हैं तो बोलिए सर। चलिए मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं आपके पास। आप चलिए केसी जैन जी के पास में आ रहा हूं। जैन साहब एक बात बताएं, बड़ा ड्रामा हुआ, बड़ा मजा भी आ रहा था हम लोग को। मैं सच में कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा था ना कि कोई मूवी हम लोग देख रहे हैं और उसका जो आधार है राजनीतिक उलट पुलट, राजनीति की चौसर, राजनीति के शतरंज के खिलाड़ियों की हरकत। और 2-2.5 घंटे तो हम लोग का बड़ा अच्छा बीता जो है। लेकिन अब ये बताइए, ये शतरंज या कह सकते हैं जो बाकायदा राजनीतिक गोटी खेली जा रही थी, इससे भला होगा महाराष्ट्र की जनता का ये बड़ा सवाल है। सरकार तो बन गई, आप लोग की तरफ से डिप्टी सीएम पद भी स्वीकार कर लिया गया, मतलब सरकार में आप लोग भी हैं, और शिंदे जी के साथ में जो साथ देने वाले लोग हैं वो भी हैं। अब इसके बाद क्या?
इसके बाद का थोड़ा सा बताइए रोड मैप सर। अब क्या? देखिए गौरी शंकर जी, आपने एक अच्छी बात की कि जहाँ पे बाकी जगहों पे हम डिबेट में रहे थे, चर्चा हो रही है कैसे उलटफेर हो गया, क्या जरूरी था, किसका हस्तक्षेप था, लेकिन इस पे हम लोग कई दिनों से मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आपने एक अच्छा विषय लिया है। देखिए बिल्कुल किसी भी प्रदेश की सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, सरकार बनने का मुख्य उद्देश्य यही होता है। जनता सरकार इसीलिए चुनती है कि उस प्रदेश का, उस क्षेत्र का विकास हो, और जनता इसीलिए अपना विधायक चुनती है और वो मुद्दे वो पहले से तय होते हैं। उसी आधार पे जनता अपने विधायक को, अपने एमएलए को चुनती है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर इसका देखा जाए कि जो सरकार बनी और जो सरकार पहले नहीं बन पाई, दोनों चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं कि जनता ने वास्तव में किसको चुना था, ये भी दिखाई दे रहा है। और अब जनता, क्या ये जनता ये चाह रही थी जो अब हुआ है, तो जनता ने चुना तो इसी को था, इसी अलायंस को जनता ने चुना था, प्री पोस्ट अलायंस था। और जो जनता की मंशा थी, हमें लगता है एक तरफ जनता की मंशा जो प्री पोस्ट अलायंस को लेकर के वोट दिया था वो पूरी हो रही है, दूसरी तरफ जो आप विकास की बात कर रहे हैं, तो देखिए सरकारें कोई भी हो, सरकारें जब चेंज भी होती हैं, आप देखिए क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं और तमाम सारी योजनाएं जो एक लंबे समय की योजनाएं होती हैं, आप देखिए अगर लखनऊ का मेट्रो है तो लखनऊ के मेट्रो के साथ साथ कई अन्य नहीं, ठीक है सर, वो अभी वहां तक नहीं जाएंगे। विकास कितना करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है केसी जैन साहब, मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, हमें ऐसा क्यों लग रहा है, सुनिए तो भाई साहब, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि गांव में देखते हैं बच्चों में दोस्ती होती है ना। गांव में तो आप भी रहे होंगे, मैं भी रहता हूँ, मैं भी कई सालों तक गांव में रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ गांव। तो बचपन में मैं गांव से ही जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ गांव से। तो बचपन में दोस्तों के साथ कभी कभी आइसक्रीम बेचने वाले लोग आते थे, तो आइसक्रीम खा रहे हैं, उसमें कई बदमाश बच्चे होते हैं, शैतान भी होते हैं, दोस्त का आइसक्रीम खा करके और भाग जाते हैं ना, आइसक्रीम छीन करके भाग जाते हैं। तो दोस्त उसका पीछा करता है कि तुम मेरा आइसक्रीम लेके क्यों भाग रहे हो, सो तुमको हम देख लेंगे, है ना। आइसक्रीम तो खाने की चीज़ है, खा लिया। उसके बाद शाम में फिर आइसक्रीम वाला आया, तो जो आइसक्रीम छीन करके भागा था, उस जब वो आइसक्रीम खरीदता है तो दूसरा उसका छीन करके लेके भाग जाता है। छीना झपटी जैसा नहीं लग रहा है सर, है तो आपस में सब दोस्ती आप लोग हैं। उद्धव ठाकरे से आपकी दोस्ती सबको पता है ना। एकनाथ शिंदे कितने बड़े भक्त रहे हैं उद्धव ठाकरे के, सबको पता है। फडणवीस और उद्धव ठाकरे में कितनी अच्छी बनती थी, सबको पता है। तो आइसक्रीम जैसी हालत नहीं है कि आइसक्रीम की छीना झपट जैसी हालत नहीं लग रही है कि कभी सत्ता तुम्हारी कभी हमारी, जैसे है गुना भाग है ना, जोड़ घटाव करके बस सरकार बना लेना है। नहीं गौरी शंकर जी, मैं आपको बताऊं यहाँ पे स्पष्ट करूं कि पहले तो मैं अपनी एक लाइन पूरी कर दूं जो मैं कह रहा था कि हमारा जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको मेट्रो का, तो वो काम आगे बढ़ रहा है, कहीं पे काम रुका नहीं। तो विकास के जो प्रोजेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म के तमाम सारे प्रोजेक्ट होते हैं, तमाम सारे शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं, उसके लिए बजट भी पहले से आवंटित हो जाता है। सरकारें बदलने के बाद कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो 10-10 साल 20-20 साल तक चलते हैं। तो वैसे ही जो प्रोजेक्ट हैं, जो सरकार के काम है, वो कहीं पे रुकने वाले नहीं है। हाँ, नए काम जरूर चुने जाएंगे, नई घोषणाएं होंगी, नई चीजें होंगी, क्योंकि बजट एक साल के लिए होता है, हर साल बजट पेश होता है और उस पर सरकारें काम करती हैं। तो जो पिछला बजट है, पिछला काम, उसको भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे चलिए ठीक है सर। देखिए ये तो आप कहेंगे, लेकिन देखिए दूसरी बात मैं आपको जवाब मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ फिर दो लाइन में जहांगीर से फिर बात नहीं हो पाएगी। एक मिनट सर, मैं आऊंगा थोड़ी देर में, मैं आऊंगा। जहांगीर से बात नहीं हो पाएगी। जहांगीर साहब, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जगदीश जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ, स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त विनय जगदीश जहांगीर जी, मैं नाम सही बोल रहा हूं सर आपका? जी बिल्कुल। स्वागत है सर आपका। अब जहांगीर जी एक बात बताइए, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन, नया चेहरा, नया सीएम, नया डेप्यूटी सीएम, है ना, सब कुछ अचानक तो नहीं होने जैसा लगता है। अचानक हम लोगों को लगा कि अचानक होता जा रहा है। कभी डेप्यूटी सीएम का नाम तक नहीं था तो फडणवीस जी का नाम आ गया, है ना। एकनाथ शिंदे का सीएम के तौर पर नाम नहीं था तो उनके नाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया। मुझे थोड़ा सा एक चीज़ बताइए, क्या महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे ग्रुप का जो शिवसेना है, इसका राजनीतिक भविष्य आने वाले 2.5 साल में आप किस तरह का देख रहे हैं?
क्या आपको नहीं लगता कि जनता के बीच में एक गलत मैसेज भी जा सकता है इस बदलाव को लेकर? जनता सोच सकती है कि अचानक उद्धव ठाकरे को क्यों हटाया गया? एनसीपी का एक बड़ा है ना, बड़ा जनाधार है महाराष्ट्र में, कांग्रेस का भी मामला ठीक है महाराष्ट्र में, तो अचानक से अगर चेहरे बदल जाएंगे तो जनता के बीच में मैसेज गलत जा रहा है या सही जा रहा है? क्या इस बात को बीजेपी या बागी जो नेता हैं शिवसेना के, उनको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बताइए सर, क्या मैसेज जाएगा? पहले तो बस मैं आपको ये बता दूं कि 2.5 साल पहले जो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार जो बनी थी जी, हेलो, सुन पा रहे हैं आप? आ रही आवाज आ रही, बोलते रहिए सर आप। जी जी। तो 2.5 साल पहले जो सरकार बनाई थी, हाँ तो शिवसेना जो थी, बाला साहेब की जो शिवसेना थी, वो बाला साहेब के मुकुट को उद्धव ठाकरे जी ने हाँ एनसीपी और कांग्रेस के चरणों में लाके रख दिया। ठीक है। अभी जो 49 जो विधायक हैं, 49 जो विधायक हैं, वो ओरिजिनल शिव सैनिक हैं, और वो शिव सैनिकों का कहीं ना कहीं स्वाभिमान जो था वो लड़खड़ा रहा था। उनको सही समय तो जब उनको लगा, उनको आभास हुआ। नहीं, एक मिनट भाई साहब, मैं 2.5 साल पहली कहानी में नहीं पूछ रहा हूं आपसे। मुझे बताइए अब क्या होगा? सीएम नया हो गया, डेप्यूटी सीएम नया हो गया, एनसीपी का क्या होगा, कांग्रेस क्या करेगी, ये उद्धव ठाकरे के जो ग्रुप है शिवसेना, अब शिवसेना खुद को कैसे राजनीतिक तौर पर मजबूत कर पाएगी? मुझे ये जानना है आपसे। अब क्या ऑप्शंस हैं, क्या विकल्प हैं उसके पास? उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। अगर उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के शिव सैनिक होते हैं तो जो साधुओं के ऊपर जो नहीं, लेना देना कैसे नहीं भाई साहब, लेना देना कैसे नहीं? क्या ठाकरे परिवार को शिवसेना से अलग किया जा सकता है? ये सवाल बन रहा है ना जगदीश जी। क्या शिवसेना से ठाकरे परिवार को अलग कर दिया जाएगा या ठाकरे परिवार शिवसेना से अलग हो जाएगा? बाला साहेब ठाकरे जी ने तो कहा था ना, अगर मुझे ऐसी सत्ता बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर की जाए, ऐसी कुर्सी मुझे विरासत में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देवेंद्र उद्धव फडणवीस ठाकरे जी ने वही करा, उद्धव ठाकरे जी ने वही करा। कैसे बना था देवेंद्र फडणवीस? कैसे बने 2 दिन के? आप एनसीपी की बात कर रहे हैं, कैसे बन गए थे? हाँ, मुझे जगदीश जी, मैं आपकी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक सवाल मुझे बताइए जगदीश जी कि 2.5 साल का जो टर्म होगा, है ना, 2.5 साल का बीजेपी और साथ ही साथ बागी विधायक, पता नहीं अब किस तरह से सारी चीजों को सामंजस्य करेंगे। ये जो टर्म होगा, इस टर्म को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बीजेपी का बड़ा गेम प्लान है? बीजेपी क्या सोच रही है? या फिर बागी विधायक ठीक है 2.5 साल तक इनकी सरकार शिवसेना के नाम पर चलेगी, इसके बाद जनता के बीच में जाना है, क्या बहुत कंफर्टेबली ये जा पाएंगे? क्या 2.5 साल के दरमियान उद्धव ठाकरे कोई तैयारी नहीं करेंगे या मातोश्री में बैठ जाएंगे 2.5 साल? ऐसा तो नहीं है ना जगदीश जी? तैयारी करेंगे ना, अपने शिव सैनिकों को बोलेंगे ना कि तुम किसके हो? इसका जवाब दीजिए। 2.5 साल का टर्म कैसा रहने वाला है महाराष्ट्र में? 2.5 साल का टर्म जो है, भारतीय जनता पार्टी और जो शिव सैनिक है उनकी जो एलायंस की जो सरकार बनेगी, हाँ, वो विकासवाद के मुद्दे पर सरकार बनेगी, विकास के कार्यों के लिए सरकार बनेगी। और कोई बोला विकासवाद, कोई बोला क्या? एकनाथ शिंदे सीएम अभी बने हैं, है ना, फडणवीस समर्थन देने के वक्त बोले थे कि सफल रहेगी सरकार। विकासवाद वाली सोच तो ठीक है, सब सरकार बनती है विकासवाद पे चलेगी, लेकिन आपने कैसे कह दिया विकासवाद वाली सोच पर चलेगी सरकार? मैं तो टर्म पूछ रहा हूं भाई साहब। ये राजनीतिक घटनाक्रम है। आप कैसे राजनीतिक विश्लेषक हैं जहांगीर जी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह के राजनीतिक विश्लेषक आप हैं। आपका क्या स्टैंड है जगदीश जहांगीर जी? कोई स्टैंड है आपका कोई? ना तो बीजेपी का स्टैंड दिख रहा है, ना कांग्रेस का स्टैंड दिख रहा है, ना एनसीपी का स्टैंड दिख रहा है। जनता का स्टैंड बता दो कम से कम आप। भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो नहीं, जनता का स्टैंड बता दो ना भाई साहब। विनय जगदीश जहांगीर जी, जनता का स्टैंड बताइए। नहीं, इधर उधर की बात मत, उधर की बात नहीं। आप मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आए हैं, तो आपका कोई स्टैंड मेरे को नहीं दिख रहा है। ना बीजेपी का दिख रहा है, ना एनसीपी का दिख रहा है, ना कांग्रेस का दिख रहा है। मेरे को जनता का स्टैंड बता दो आप, खत्म हो गई बात आपसे। जनता का स्टैंड क्या है? 2.5
2.5 साल में जनता के स्टैंड के हिसाब से क्या आप देख रहे हैं? ये राजनीतिक, बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम है। और 2.5 साल क्या लगता है विकासवाद में चलेगी सरकारें? ऐसा होता है क्या? उद्धव ठाकरे शांत रहेंगे, शरद पवार शांत रहेंगे, ये सरकार चलने देंगे क्या ये लोग? भारतीय जनता पार्टी का तो मुद्दा यही है कि अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है उसको प्रथम पायदान में लाके खड़ा किया जाए, उसका विकास किया जाए। क्या विकास किया जाए? महाराष्ट्र मतलब क्या विकास किया जाए? क्या कहाँ की बात कर रहे हैं भाई साहब? महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। कहाँ का विकास किया जाए बताइए ना। महाराष्ट्र में कौन ऐसा काम छोड़ करके उद्धव ठाकरे चले गए जिसको 2.5 साल में काम करना है? बता दीजिए मुझे, ये बता दीजिए ना। विनय जी ऐसे नहीं चलता काम, है ना। राजनीतिक विश्लेषक को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपका एक स्टैंड दिखना चाहिए। मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद कुछ सवाल और पूछूंगा विनय जी आपसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तुरंत आते हैं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। राजनीति में कितना ड्रामा होता है, ड्रामा देख देख कर परेशान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। महाराष्ट्र को देखिए, चुनाव पहले हुए थे 2.5 साल पहले, तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, अलायंस था। शिवसेना को लगा बीजेपी के साथ रहना मुनासिब नहीं, सीएम बनना था उद्धव ठाकरे को, तो एनसीपी और कांग्रेस का साथ ले लिए, महाविकास अघाड़ी बना लिए। फिर देखिए पूरी राजनीतिक घटनाक्रम चेंज हो गई। उद्धव ठाकरे से कई शिवसेना के विधायकों को दिक्कत होने लगी, उन्होंने बगावत का रुख अख्तियार कर लिया। और अब नया जो घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम की, महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बदल चुकी है। वहां पर अब एकनाथ शिंदे सीएम हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है। 2.5 साल कैसे काम होगा, एनसीपी का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, उद्धव ठाकरे क्या मातोश्री में ही बैठे रहेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है। एक बात जो और यहाँ पर तय लग रही है कि जनता के मैंडेट का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाना राजनीतिक नेताओं की जैसे शगल बन चुकी हो। पहले बीजेपी और शिवसेना के समर्थन के आधार पर लोगों ने वोट किया, इसके बाद नेताओं की आपसी सांठगांठ होने लगी। जनता की तरफ से कोई तालियां नहीं बज रही हैं, लेकिन जिसकी जीत हो रही है वो खूब तालियां बजा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं कई मेहमान। पहले हम चलेंगे केसी जैन साहब के पास चलेंगे, बहुत ज़रूरी सवाल उनसे पूछना है। जैन साहब एक बात बताएं, तालियां खूब आप लोग बजा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, बागी नेताओं में भी ये चीज़ देखिए। अब तो खैर बागी भी मैं नहीं कहूँगा उनको, अब तो बागी शब्द का ठप्पा खत्म हो चुका है क्योंकि सरकार बन चुकी है। तालियां, गले मिलना, है ना, हंसी खुशी, पूरा एकदम हर्षोल्लास का पूरा माहौल दिख रहा है। लेकिन क्या जनता के बीच में इस तरह का माहौल है? कभी आप लोग ने सोचा है? जैसे आप लोग खुश हो रहे हैं, जनता भी खुश हो रही है? देखिए गौरी शंकर जी, सरकार तो जनता के लिए होती है भाई साहब। आज ये स्थितियां पैदा क्यों? हाँ, एक बड़ा विषय ये भी है ना, ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? आज शिंदे साहब क्यों 40 विधायकों के साथ अलग होकर के एक अपना गुट बनाते हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ आज वो सरकार बना रहे हैं? तो ये स्थितियां पैदा क्यों हुई? और आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छुपा हुआ है कि जो जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने जो अपना जनमत दिया, ये प्री पोल अलायंस था, पोस्ट पोल अलायंस नहीं था। और जब प्री पोल अलायंस था तो इसी शर्तों पे था कि आप भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और एक साथ मिलकर के कल को सरकार बनाएंगे। रही बात जब बड़े भाई और छोटे भाई की आई, उसके बाद में क्या हुआ? ना छोटा भाई रहा ना बड़ा भाई रहा। हम तो छोटे भाई और बड़े भाई की बात कर रहे थे। और कांग्रेस के साथी अभी जो बैठे उन्होंने एक बात कही कि जो पापा का नहीं वो चाचा का क्या होगा। यानी कि जो उद्धव ठाकरे जी थे वो सबके पापा बन के बैठे थे, भाई बन के नहीं बैठे थे। मैंने भाई बन के नहीं बैठे तो पापा बन के बैठे थे। और क्योंकि वो पापा बन के बैठे थे, सुन लीजिए क्योंकि वो पापा बन के बैठे थे इसीलिए विद्रोह हुआ। विद्रोह जो हुआ इसीलिए हुआ, वो सबके पापा बन के बैठे थे। आपकी समझ में कमी है, ज्ञान की कमी है। मैंने पापा बाला साहब ठाकरे को बोला है। अब तो डीएनए करवाना पड़ेगा भाई साहब अरोड़ा जी। ये तो बड़ा गलत स्टेटमेंट दे रहे हो आप। पापा किसको बोल रहे हैं? अरे मैंने कहा उद्धव के पापा कौन है? बाला साहब ठाकरे हैं ना जी। अच्छा। आप समझे नहीं जैन साहब, आपने समझने में गलती की है। और वो एक ना शिंदे बोल रहे मेरे पापा हैं, तो गौरी शंकर जी ठीक कह रहे हैं, डीएनए चेक का साल। हाँ चलिए, उसको आप पापा कहिए, चाचा कहिए, लेकिन आप भाई नहीं मान सकते कुल मिला करके।
हम तो यहाँ पे भाई मार के चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा रिश्ता छोटे भाई बड़े अच्छा, भाई केसी जैन साहब, एक सवाल जरूर पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ, इसका आंसर बहुत शॉर्ट में दीजिएगा। क्या मैं अभी जो आपके चेहरे पर जो एक बाला साहेब का नाम सुनकर के बदलाव देखा, मैं उसके आधार पर ही पूछ रहा हूँ। बाला साहेब ठाकरे आप लोगों के लिए, है ना, मतलब पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सब कुछ हैं। उद्धव ठाकरे से इतनी नाराजगी क्यों हो गई? मैं आप लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप लोग भी अब सरकार में आ चुके हो, आप लोग भी उतने ही अब मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए जितनी कि एकनाथ शिंदे ले रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे क्या ठाकरे परिवार से अब कोई लेना देना नहीं रहा आप लोग को? बस बाला साहब ठाकरे से लेना देना था, इसके बाद कोई लेना देना नहीं है आप लोग का? नहीं, देखिए गौरी शंकर जी जवाब दे लीजिए, मैं वो स्टार्ट में दूंगा, लेकिन मेरी बात पूरी सुनिए। देखिए, अब वो राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई होती है। जो वैचारिक रूप से आगे फॉलो करने वाला होता है वही उसका वास्तविक उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी ब्लड रिलेशन से नहीं पैदा होता है। ब्लड रिलेशन से अगर उत्तराधिकारी पैदा होता तो उनके परिवार के ही राज ठाकरे हैं, वो शायद शिंदे साहब से ज्यादा करीबी सिद्ध होते। लेकिन राज ठाकरे को ही वहां की जनता ने नहीं माना। उनके साथ आज कितने विधायक हैं, उनको माना। तो कुल मिलाकर के राजनीति में आप देखिए कि अटल जी की विचारधारा को कौन लेके चलने वाला है और जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को कौन लेके चलने वाला है। चलिए ठीक है सर, ऐसा हम बाद में बात कर लें, लेकिन चलिए ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि बीजेपी जब पहले हम लोग कहते थे ना कि जब आप ही लोग से सवाल पूछते थे कि बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी का कोई रोल चल रहा है क्या, तो आप लोग कहते थे कि नहीं सो हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों के कई नेताओं ने इस तरह की बात को माना कि हम लोगों को क्या मतलब, क्या करना है नहीं करना है। लेकिन अब तो चीजें समझ में आ गई, कि बीजेपी का ही बड़ा रोल था। और वो रोल इसलिए था, अगर आप लोग सरकार में नहीं होते ना केसी जैन जी, तब अभी भी कंफ्यूजन बना रहता है कि आप लोग का रोल था या नहीं था। लेकिन सरकार में वो आ गए, इसका मतलब आप लोग चाहते थे कि ऐसा हो, और ऐसा होने के बाद इसका फायदा आप लोग उठा सके। लेकिन राजनीति है, इस राजनीति में इस फायदे पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि सभी पार्टियों के ऊपर इस तरह का ठप्पा लग चुका है। मैं आ रहा हूं सर, अजय अरोड़ा जी के पास में आ रहा हूं। अजय अरोड़ा जी, एक बात बताइए। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, जैन साहब आ रहे हैं, सबसे बात करेंगे। अजय अरोड़ा जी, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी, एक मिनट सर, जैन साहब बोलने दीजिए, ये हो गया सर आपका। हाँ ठीक है, मैं चाहता हूं कि 2.5 साल आप लोग काम कीजिए। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की चीजों पर सवाल उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर पार्टी इस तरह का काम करती है, और संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत भी नहीं है ना, कानूनी हिसाब से भी इसको गलत नहीं कहा जाएगा। राजनीति में नैतिकता की बात करें तो अब किसी पार्टी में तो रही नहीं, तो सवाल कहां से उठाया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2.5 साल है तो जो काम पूरा करना है उसको करके दिखाइए, नहीं तो जनता के बीच में जाना है, सबको, सभी पार्टियों को जाना है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, या फिर उस वक्त जब सरकार बनी थी शिवसेना महाविकास अघाड़ी की, उस दोनों घटना को जनता भूल नहीं सकती है, तो फिर इस घटना को भी नहीं भूल पाएगी वो। अजय अरोड़ा जी के पास में आ रहा हूं। अरोड़ा साहब, एक बात बताएं, कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में संगठन मजबूत है, जहां तक मुझे पता है। एनसीपी का भी एक बड़ा सहारा आप लोगों को मिलता रहा है। पहले लग रहा था कि एनसीपी कांग्रेस में बन नहीं सकती है किसी बात को लेकर, लेकिन क्या अभी भी थोड़ा सा एक मेरे को स्ट्रक्चर समझना है महाविकास अघाड़ी का है, या उसको भंग किया जाना है आप लोग को? मतलब अलग अलग रास्ते होंगे आप लोग के? बिल्कुल हमारे रास्ते अलग नहीं होंगे। हमारे शीर्ष नेताओं ने भी बोला, एनसीपी शरद पवार जी ने बोला कि हम महाअघाड़ी जो हमारी सरकार की आज गिर गई, हाँ। और हम इकट्ठे हैं, हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं। हम तीनों का जो बात हुई थी, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि उद्धव ठाकरे से नाराज हो गए, उनके पापा को अपना पापा बता रहे हैं। वो एकनाथ शिंदे तो बता रहे हैं, जैन साहब की पार्टी भी कह रहे हैं हमारे भी पापा हैं। और आपने अच्छा प्रचार किया, पापा हो गए, आपने तो गठबंधन किया उनके साथ में, आपने गठबंधन किया, आपने बाला साहब ठाकरे मान लिया। आप तो, हमने तो कहा ही नहीं कभी, हमने तो गठबंधन किया। आपने आपको, अब मैं पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा आपको, पूरी डिबेट में अनुमति नहीं दूंगा आपको बोलने की। गौरी शंकर दे देंगे। जहां तक मेरी बात, अरोड़ा जी बात पूरी कीजिए। जी, आपने प्रश्न किया कि मैंने उसका उत्तर दे दिया कि हम उद्धव जी के साथ हैं, और जहां तक ठाकुर साहब की बात है, हम उनका सम्मान करते हैं।
जिस तरह शिव सैनिक एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं, अब उन्होंने अपना फेसबुक में प्रोफाइल चेंज कर दी, वो बाला साहब ठाकरे को पैर छू रहे हैं एकदम शपथ देने के बाद, कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पापा हैं। और जिस तरह से जैन साहब ने कहा कि हमारी पार्टी और शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के हमारे विचार मिलते हैं, पहले हम मिलकर चुनाव लड़े, इनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मिलकर चुनाव लड़े, इन्हें मैंडेट मिला और ये मिलकर रहे, उनकी आपसी लड़ाई होगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री, लड़ाई हो गई। मेरा तो एक प्रश्न है सिर्फ, जैन साहब बुरा ना माने, ये पिताजी को लेके ये बुरा मान के, मेरा ये नहीं था कि मैं आपके पिताजी कह रहा हूँ, मैं तो आपके पार्टी की पिताजी कह रहा हूँ, आप अन्यथा अपना पर्सनल ना ले। जैन साहब, मैं पर्सनल बिल्कुल ही आपका सम्मान करता हूँ, मैंने तो कहा एकनाथ शिंदे जिस प्रकार लेकिन अरोड़ा साहब एक बात बताइए, क्या इस बात को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि बीजेपी और जो बागी हुए थे शिवसेना के विधायक, उन लोगों से ज्यादा आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? आप लोगों ने महाविकास अघाड़ी को कमजोर रखा, तभी तो कोई बागी हो गया। आप लोगों ने मजबूती से महाविकास अघाड़ी को क्यों नहीं रखा? इसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है, एनसीपी भी जिम्मेदार है, उद्धव ठाकरे भी जिम्मेदार है। सुनिए गौरीशंकर जी, हमारे पास ईडी नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है। जिस प्रकार से विधायकों को ईडी का डर, जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियां केंद्र का नेतृत्व केंद्र के अधीन में आती हैं और जिस तरह से उनका दुरुपयोग होता है, देखो सत्ता पाने के लिए प्रलोभन चाहिए। जिन बागी विधायकों को डराया गया, ये भी प्रलोभन है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके घर पे रेड करवा देंगे, ये एक प्रलोभन ही होता है, एक प्रलोभन धन का होता है। अब ये तो नई बात आ गई ना अजय अरोड़ा जी, ऐसा थोड़ा ही होता है। नहीं हमारे पे 50 लोग जो है 50 लोग एक साथ है ना पार्टी छोड़ करके किसी को चले जाएंगे, ये तो ज्यादा हो गया। विश्वेंद्र कुमार जी के पास में आ रहा हूँ। विश्वेंद्र जी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। एक मिनट जैन साहब, एक मिनट एक करके बात कर लेंगे, ऐसे बात समझ नहीं आती है। कहीं लगे तो काउंटर कीजिए, ऐसे मत कीजिए। विश्वेंद्र कुमार जी के पास में आ रहा हूँ। विश्वेंद्र जी एक बात बताइए, क्या 2.5 साल आते हैं सर, जैन साहब आते हैं, 2.5 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ एकनाथ शिंदे के लिए क्या आसान होगा? घोड़ा पर चढ़ लिए, घोड़ा को दौड़ा रहे हैं, है ना, आराम से घोड़ा चल रहा है, मैदान मिला मैदान में चल लिया, घोड़ा को नदी में भी, है ना, नदी में भी घोड़ा को दौड़ा लिया, लहर पर घोड़ा को दौड़ा लिया। क्या आसान है कि घोड़े पर चढ़ करके सरकार 2.5 साल तक जहां चाहेगा वहां घोड़े को लेकर चला जाएगा? आसान है? इतना आसान है 2.5 साल तक की सरकार को चलाना, घोड़े को हाँकना? बताइए सर। जी गौरीशंकर जी, बिल्कुल आसान नहीं है। ये कांटो भरा ताज है एकनाथ शिंदे जी के लिए। आज से जो शुरू होगी गिनती, वो अजीब गिनती शुरू होगी। आप ध्यान देना कि जो ये ताज उनको मिला है, कांटो भरा मिला है। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट तब तक रहेगा जब तक वो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे या एनसीपी या कांग्रेस की फाइलें खोली जाएगी। ये राजनीति है, ये सब कुछ राजनीति में होता है, तो फाइलें खोली जाएगी। उन्होंने कहाँ गलती की है और उन गलतियों से क्या निकल के आता है। जिस दिन वो मना करेंगे, फाइलें नहीं खोलते, एकनाथ शिंदे जी मना करेंगे, तभी भारतीय जनता पार्टी कुछ और कहेगी, और जब वो खोलेंगे इसमें कुछ निकल के आएगा, उसी का यूज किया जाएगा। तो एकनाथ शिंदे तो तब तक चलते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी चलाती रहेगी। निश्चित तौर पर ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इस समय जो नुकसान सबसे बड़ा हुआ है, अभी तक आप कुछ भी समझे, शिवसेना का उद्धव ठाकरे का हुआ था और 2.5 साल में उसी का हुआ। पहले हुआ उद्धव ठाकरे का, सरकार गई, हिंदुत्व गया और पार्टी भी चली गई। अब एकनाथ शिंदे जी के पास जो ताज मिला है, सब लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन कांटो भरा ताज है। एक कदम सोच समझ के रखना होगा, अन्यथा बहुत बुरी स्थिति होगी। भारतीय जनता पार्टी का नहीं तो हिंदुत्व के मसले पर विश्वेंद्र जी, मैं सवाल पूछ लेता हूं जहांगीर जी से। जहांगीर साहब एक बात बताएं, हिंदुत्व के मसले पर दरअसल ये पूरी लड़ाई शुरू हुई, इसके पीछे का, है ना, इसके पीछे का वेस्टेड इंटरेस्ट क्या था, ये सब लोगों को समझ में बातें आ रही कि बागी होकर क्या करना था। लेकिन हिंदुत्व के मसले पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया और कहा गया कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मसले पर अलग हो रहे हैं। क्या लगता है, अभी जैसा कि अजय अरोड़ा जी ने कहा कि हम लोग महाविकास अघाड़ी के साथ हैं और बाकायदा इंटैक्ट रहेंगे, किसी तरह कोई बिखराव इस पर नहीं दिखेगा, क्या आपको लगता है अभी भी उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ रहेंगे और इसकी पैरवी करेंगे कि मैं एक नंबर का हिंदू हूं और हिंदुत्व में एक नंबर की राजनीति मेरी तरफ से ही होती है? कर पाएंगे वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ रहने के दरमियान? आसान है उनके लिए, उद्धव ठाकरे के लिए? बताइए जरा सर। जहांगीर जी। पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा है
कि उद्धव ठाकरे जी के मन में कितना हिंदुत्व है। जी तो भ्रष्टाचार से पूरे लिप्त रहे। 2.5 साल के कार्यकाल में पूरे देश ने देखा है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। कौन सा भ्रष्टाचार किए हैं? जी एक उदाहरण दीजिए, कौन सा भ्रष्टाचार के उदाहरण दीजिए, उदाहरण से बात कीजिए। नहीं, आप राजनीतिक नहीं, सही पूछ रहे हैं। अगर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो बताइए कि महाराष्ट्र में कौन सा ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जिसमें उद्धव ठाकरे का नाम आया होगा या सरकार का नाम आया? उसका नाम है, उसका नाम भ्रष्टाचार कहेंगे, कुछ और है। हाँ, इसके बाद क्या भ्रष्टाचार में आगे चल रही थी सरकार? और आगे बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं जहांगीर जी? साधुओं की जो हत्या कर दी, उसका क्या नाम था? ये जो अजय टैनी ने किसानों की हत्या की, इसे क्या बोलोगे आप? लखीमपुर खीरी में, आप उत्तर प्रदेश से आते हो, सुना है मैंने, वहां पे किसानों की लोन दिया, उसके लिए क्या किया आपने? मैं आपसे अभी महाराष्ट्र की बात चल रही है, तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र पे ही सवाल है, महाराष्ट्र पे ही सवाल है। अजय अरोड़ा जी, इधर मत जाइए, महाराष्ट्र पे हम लोग बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र, एक मिनट जहांगीर साहब, एक मिनट, मेरा सवाल रह जाएगा। मेरा सवाल ये है, जो सवाल मैंने पूछा था आपसे कि क्या हिंदुत्व के मसले पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना हमेशा पहले भी एक थी, आज भी एक और आने वाले समय में भी एक रहेगी। उद्धव ठाकरे जी बाला साहेब के बेटे, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा मुख्यमंत्री रहे, वो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे। आप सर राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर मतलब किसी खास पार्टी के आप सदस्य हैं? बताइए पहले। खुद ही कंफ्यूज है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और देश का नागरिक हूँ। हाँ, तो कार्यकर्ता लिखना चाहिए था ना, राजनीतिक विश्लेषक क्यों लिख दिया आपने? गलत लिखा, फिर गलत बताया। आप गलत जानकारी क्यों देते हो हम लोग को? विनय जगदीश जहांगीर जी, सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ आप जवाब कुछ और देते हो, है ना? उसके बाद कह रहे हो कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता लिख देता, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। इससे ना चैनल की बेइज्जती होती है ना? आप गलत जानकारी तो दे करके आप चैनल पे नहीं आया कीजिए ना विनय जगदीश जी। नहीं, कहता हूँ आपके जैसे कहने वाले हजारों और लाखों लोग हैं भाई साहब, है ना? करोड़ों लोग हैं आपके जैसे कहने वाले लोग, लेकिन गलत जानकारी दे करके आप चैनल पर बैठ जाओगे कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं और राजनीति का ABCD आपको नहीं पता है ना? किस पार्टी का क्या स्टैंड है नहीं पता है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है नहीं पता है, उद्धव ठाकरे को भ्रष्टाचारी आपने सीधे बता दिया। कौन सा भ्रष्टाचार की कौन सी खबरें आई थी महाराष्ट्र से, जरा बता दीजिए। 2 करोड़ रुपए की जो उगाही हो रही थी पर मंथ, वो क्या था मैं पूछ रहा हूँ। मैं जो सवाल पूछा था उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? मैं पूछा था सवाल, सुनिए भाई साहब जहांगीर साहब, मैं सवाल पूछा कि हिंदुत्व, भाई साहब सुनिए, एक मिनट भाई साहब, एक तो गलत जानकारी दे करके आप आए, है ना? ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको आना होगा तो आप बकायदा बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर आइएगा, राजनीतिक विश्लेषक नहीं, क्योंकि एक लाइन राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से आपकी तरफ से नहीं आ रहा है। तो सवाल अगर आपको लगता है सवाल हिंदुत्व के मसले पर, एक मिनट भाई साहब, हिंदुत्व के, एक मिनट बस भाई साहब सुनिए पहले, आप डिबेट में बैठे हुए हैं, राजनीति, आप मुझे बताओ कि हिंदुत्व के मसले पर आप उद्धव ठाकरे का पोजीशन अब क्या होगा महाअघाड़ी विकास में, जरा ये बताइए मुझे आप। हिंदुत्व के मुद्दे को पूरे देश में देखा है जी, देश के सामने उद्धव ठाकरे जी की तस्वीर आ चुकी है, उनके विचार पूरे देश के सामने आ चुके हैं। हाँ, अब उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? जी भाई साहब, कौन से विचार आप कौन से विचारों की बात कर रहे हैं? उनके विचार सामने गलत आए, कौन से विचार? एक आधा उदाहरण दे दीजिए। एक आधा उदाहरण? आपको उदाहरण की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है भाई साहब। अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं जगदीश जहांगीर जी, तो आपको भाई साहब, अगर किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आपको बिल्कुल उदाहरण देने की जरूरत है। चलिए, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद आपके पास। जैन साहब के पास मैं आता हूं। जैन साहब, एक बात बताएं, हिंदुत्व के मसले पर बाकायदा, मुझे ऐसा लगता है हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी और शिवसेना के जो बागी विधायक थे एक साथ आए, है ना? बड़ा मसला था ये। बाकी तो बैकग्राउंड में बहुत सारे मसले थे, जैसा कि अजय अरोड़ा जी भी सीधे तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं आप लोग के ऊपर, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हिंदुत्व के मसले पर उद्धव ठाकरे की गलतियों का फायदा बीजेपी ने उठाया?
देखिए, जो गठबंधन हुआ था, त्रिपोट जो अलायंस हुआ था, उसमें सबसे बड़ी जो विचारधारा थी वो यही थी कि हिंदुत्व को लेकर के दोनों की विचारधाराएं लगभग एक थी। हाँ, और बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे। तो ऐसे में शिवसेना का साथ, भारतीय जनता पार्टी का साथ होना कोई अचंभे की बात नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस और एनसीपी एक साथ आती है शिवसेना के साथ में, तो वो क्या हिंदुत्व के मुद्दे को आज वो भी स्वीकार कर रहे हैं? वो कांग्रेस और वो एनसीपी, वो कांग्रेस पवार के साथ, जैन साहब एक सेकंड, आप मेरी बात आ जाए, मेरी बात आ जाए, मैं सुनूंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं गौरी शंकर जी का जवाब दे दूं, फिर मैं आपकी बात। जी 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 जैन साहब, जी जी, देखिए, क्या आज कांग्रेस और एनसीपी अभी तक जो पानी पी पी के कोसते थे शिवसेना को कि ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो क्या हिंदुत्व को इन्होंने भी स्वीकार कर लिया है? पहली बात। दूसरी बात ये कि जो नवनीत राणे जी का मामला हुआ, वो इस तरीके का मामला क्यों हुआ? अगर एक हनुमान चालीसा पढ़ने की उन्होंने बात कही, उस पर वार्ता भी हो सकती थी अगर उन्हें आपत्ति थी। उन्होंने पूरी फोर्स भेज दी वहां पे शिव सैनिकों को भेज दिया और उनको किस किस तरीके से अभद्र गालियां दी गई, ये सब चीजें क्या जनता के सामने नहीं आई? क्या जनता ने इन चीजों को नहीं देखा कि सिर्फ सरकार में गठबंधन बदल जाने के कारण आपने गठबंधन बदल लिया, यानी आपने पूरी विचारधारा बदल ली? तो आज हिंदुत्व को शिंदे साहब मान रहे हैं या उद्धव साहब ठाकरे मान रहे हैं, ये तो महाराष्ट्र की जनता बता रही है, जान चुकी है। और आज इसीलिए देखिए, अगर एक जनप्रतिनिधि है, एक विधायक है, उसके साथ वहां की जनता मानी जाती है कि जनता उसके साथ। अगर 40 विधायक शिंदे साहब के साथ में आ गए हैं, इसका मतलब उद्धव साहब ठाकरे के विरोध करने वाली वहां की कितनी बड़ी आबादी, कितनी बड़ी जनता उनके विरोध में है। अगर 40 विधायक नहीं, विरोध में जनता विरोध में है, बागी भी हो गए विधायक, सब कुछ हो गया, लेकिन सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? फायदा तो बीजेपी को हुआ। नहीं, देखिए, यहाँ पे फायदे, ये भी सवाल है ना। अजय अरोड़ा जी क्या कुछ काउंटर करना चाह रहे थे जैन साहब को? बोलिए। इन्होंने सरकारों की बात की, तो फायदे में तो पहले भी थे। जैन साहब चुनाव तो हम जीते थे ना, चुनाव एनसीपी और कांग्रेस नहीं जीती थी, फायदे में तो नहीं थे। जैन साहब, आपने जम्मू कश्मीर में क्या किया? समझौता किया। आपने उत्तर प्रदेश में मायावती समझौता किया। आपने समझौते कहाँ नहीं? ये तो होगी राजनीति की बात। जिसको जहां अच्छा लगता है वहां समझौता होता है, चाहे हमारा एनसीपी से, चाहे हमारा उद्धव जी से हो। जिस प्रकार से भी आपने बात रखी कि 40 विधायक छोड़ के भाग गए उद्धव ठाकरे की सरकार को, है ना, हमारी सरकार को, मां गाड़ी को। आप बताएं, आपके पास सत्ता है, आप केंद्र में है, मेरी बात पे हाँ ना बोलना। आप केंद्र में, आपकी सरकार है। हाँ जैन साहब, केंद्र में तो हमारे पास 2.5 साल पहले भी थी। तो आगे भी सुन रहा है, हमारे पास 2.5 साल पहले भी थी। अभी आपने कहा आपके पास ईडी है, ईडी का हमारे पास 2.5 साल पहले नहीं थी। मेरा छोटा उद्धव ठाकरे के ऊपर दबाव बनाने की बात है। ईडी सीबीआई वाला, ईडी सीबीआई का जो उदाहरण है ना अरोड़ा साहब, ठीक नहीं है। आप लोगों ने इसका खूब दुरुपयोग किया है। नहीं, अगर आप दबाव बनाते उद्धव साहब को बनाते ना, और 2.5 साल पहले बनाते, सागर करो। अच्छे प्रवक्ता वो होते हैं जो गागर में सागर भरते हैं। थोड़े को सुनिए जैन साहब, आपने जो प्रश्न की मैं उसका उत्तर बारी बारी दूंगा। मैंने कहा 1 मिनट है सर, 1 मिनट बस, 1 मिनट में बोल दीजिए पूरा। 1 मिनट में बोल दूं कि आपके पास धन दौलत है। आज जितनी पार्टीज हैं देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी, अन्य कई दल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 67.83 फंड आपके पास है। कहां से आया? सबसे बड़ा कार्यालय आपका। 8 सालों में ऐसा कौन सा जादू कर दिया 8 सालों के अंदर कि आप जो सबसे कमजोर धन में ज्यादा कार्यकर्ता मेरे पास है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये भी तो आप जानिए, ये आपको नहीं मालूम है, मेरी आपको नहीं मालूम है। धन तो कांग्रेस पार्टी के पास ही बहुत है ना अजय अरोड़ा, ये कार्यकर्ता धन की कमी तो है नहीं। क्या विश्वेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के पास कम धन है क्या? धन की कमी है क्या कांग्रेस पार्टी के पास? अब ये पूछ दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के पास कहां से इतना धन आया?
संजय एक मिनट रुकिए सर, अब आप दोनों रुक जाइए। विश्वेंद्र जी अपनी बात पूरी करेंगे। विश्वेंद्र जी बोलिए सर। बंगाल में भी ऐसे, इन्होंने बंगाल में भी ऐसे बोलिए अरोड़ा साहब, एक मिनट रुकिए ना, समय खत्म है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ विश्वेंद्र जी से बात करने का। वो भाजपा में क्यों आ रहे हैं ये बताइए ना। एक मिनट जैन साहब, विश्वेंद्र जी बात पूरी कीजिए। आपका घमंड टूट जाएगा। आपको टिक्कर करने की आवश्यकता है। आपका घमंड लोग टूटने वाला आपको है। छोड़ के क्यों आ रहे हैं? आपके वहां आना चाहिए। राहुल गांधी जी किसी की सुनना नहीं चाहते, उद्धव ठाकरे किसी की सुनना नहीं चाहते, इसलिए लोग आ रहे हैं। चलिए सर, समय खत्म हो गया। आप सभी यहाँ पर आए, आप चारों यहाँ पर आए, समय दिया, वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।